दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठी मैं अपनी ट्रेन के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी पीछे से मुझे एक कंपकपाती सी धीमी आवाज सुनाई दी। कुछ पैसे दे दो बिटिया, कल से कुछ नहीं खाया, बड़ी भूख लगी है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी भिखारिन हाथ फैलाए खड़ी थी। लगभग 80 साल की उम्र, गहरा सांवला रंग, झुर्रियों से भरा शरीर, झुकी कमर और फटे पैबंद लगे मैले कुचैले कपड़े। साधारणतया मैं किसी भिखारी को पैसे देने में विश्वास नहीं रखती, अपितु उन्हें भरपेट भोजन कराने में अधिक विश्वास रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भूखे को भोजन कराना ज्यादा श्रेयस्कर है। अपनी इसी सोच के कारण मैंने उससे हंसकर पूछा, क्या खाओगी अम्मा? तुम्हें जो भी खाने का मन है बताओ, मैं अभी तुम्हें वही खरीद कर खिलाती हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी बूढ़ी निस्तेज आंखों में चमक आ गई। वह बोली, जो कहूंगी वही खिलाओगी बिटिया। हाँ, खाने की जो चीजें यहाँ मिल रही हैं उनमें से कुछ भी। अब ऐसी चीज जो यहाँ नहीं मिल रही वो कहाँ से लाऊंगी? कहकर मैं हंस पड़ी। साथ ही उसके बोलने के लहजे से लगा कि शायद वह थोड़ी पढ़ी लिखी है। थोड़ा सोचकर वह बूढ़ी भिखारिन सामने फूड प्लाजा की ओर इशारा कर मुझसे बोली, मुझे चीज पिज्जा खाना है। क्या? कहकर मैं चौंक पड़ी। हाँ बिटिया, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, पिछले कई सालों से पिज्जा नहीं खाया। ठीक है, चलो, कहकर मैंने अपना सामान साथ लिया और उस भिखारिन के साथ सामने फूड प्लाजा में चली गई। मैंने उसके लिए चीज पिज्जा मंगाया और वहीं कुर्सी पर बैठ गई। वह बुढ़िया भी वहीं जमीन पर बैठ गई। मैंने उसकी ओर देखा, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था और पिज्जा खाने की बेचैनी उसकी आंखों में साफ देखी जा सकती थी। मैंने उससे पूछा, कहाँ की रहने वाली हो अम्मा? कितने समय से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही हो? मेरा प्रश्न सुनते ही उसकी आंखों की चमक गायब हो गई और वहां दो मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। मत पूछो बिटिया कि कब से भीख मांग रही हूँ, जब से मेरा सूरज मुझे यहाँ छोड़ गया है। बड़ी लंबी कहानी है बिटिया। मुझे अपनी कहानी नहीं सुनाओगी अम्मा? मैंने उत्सुकता से पूछा। फिर उस बूढ़ी भिखारिन ने अपनी जो कहानी सुनाई उसे सुनकर मेरा मन दुखी हो गया। उस बूढ़ी भिखारिन ने बताया, मेरा नाम सावित्री है, मैं गांव में अपने पति और इकलौते बेटे सूरज के साथ रहती थी। डॉट डॉट मेरे पति फौजी थे और गांव में हमारे पास कई बीघे खेत थे। डॉट डॉट मैं ज्यादा तो नहीं पर इंटर तक पढ़ी हूँ। सास ससुर भी साथ ही रहते थे। डॉट 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 मेरे पति फौज से रिटायर होने के बाद गांव आकर खेती बाड़ी करने लगे थे। डॉट डॉट हमारे पास किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। घर में गाय भैंस व खेती के लिए ट्रैक्टर इत्यादि सब था। डॉट डॉट हमारा बेटा सूरज पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए मुंबई चला गया। डॉट 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 वह बीच बीच में घर आया करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। डॉट 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 मेरे पति को घूमने का बहुत शौक था और अक्सर हम पति पत्नी कहीं कहीं घूमने चले जाया करते। डॉट 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 जब हम घूमने जाते तो मेरे पति मुझे पिज्जा जरूर खिलाते। डॉट 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 अगले कुछ सालों में सास ससुर की मृत्यु हो गई थी, फिर भी मैं अपने पति के साथ खेती बाड़ी सब संभाल लेती थी। डॉट डॉट पर एक दिन मेरे पति ने भी इस दुनिया से विदा ले ली थी। डॉट 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 अब गांव में मैं अकेली रह गई थी। मैंने सूरज से कई बार गांव आने को कहा था, पर उसे मुंबई की तेज भागती दौड़ती जिंदगी ही रास आने लगी थी। डॉट 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 धीरे धीरे सूरज का गांव आना बहुत कम हो गया था। उसने मुंबई में ही अपनी पसंद की लड़की से विवाह कर लिया और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी थी। डॉट डॉट मैं अकेली खेती बाड़ी कितना संभालती, इसमें भी मुझे घाटा लगने लगा था। डॉट डॉट मैं उस दिन बहुत रोई थी जब मुझे अपनी गाय और भैंस को बेचना पड़ा। डॉट 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 फिर करीब 2 साल पहले एक दिन सूरज का खत आया कि वो मुझे मुंबई ले जाने के लिए आने वाला है। डॉट 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 मेरा मन खुशी से झूम उठा था कि अब मैं कुछ दिन बेटे बहू और नन्हे से पोते के देख पाऊंगी। डॉट 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 मैं सूरज की बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगी। कुछ दिनों बाद सूरज आया। डॉट डॉट मेरी आंखें अपने लाल को देखकर भर आईं।
थोड़ी देर बाद सूरज ने कहा कि वह गांव के सारे खेत बेचना चाहता है क्योंकि उसे मुंबई में एक फ्लैट खरीदना है। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैं सूरज के विचार से सहमत नहीं थी क्योंकि मैं अपने पुरखों की जमीन बेचना नहीं चाहती थी, परंतु सूरज ने मुझे आश्वस्त किया कि मैं मुंबई में सूरज के परिवार के साथ सुख से रहूंगी। डॉट 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 और सूरज अब मेरे बुढ़ापे में मेरी सेवा करना चाहता है। डॉट 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 मैंने न चाहते हुए भी अपने सारे खेत इसलिए बेच दिए कि सूरज मुंबई में अपने सपनों का घर खरीद सके। फिर मैं अपना सारा सामान समेटकर सूरज के साथ मुंबई जाने के लिए निकल पड़ी। यहीं इसी दिल्ली स्टेशन से हमें मुंबई की ट्रेन पकड़नी थी। सूरज मुझे प्लेटफॉर्म पर बैठाकर पानी लेने गया तो फिर आज तक नहीं लौटा। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की परंतु उसका कुछ पता नहीं चला। वह मेरे खेतों को बेचकर मिले सारे पैसे लेकर और मुझे छोड़कर मुंबई वापस चला गया। कहते कहते सावित्री का गला रुंध गया और दोनों आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें किसी वृद्धाश्रम में जगह दिला देती हूँ, कम से कम तुम्हें 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। नहीं बिटिया, मैं ये स्टेशन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर कभी सूरज का हृदय परिवर्तन हो गया या उसे अपनी माँ की कभी जरूरत पड़े तो फिर वह मुझे कहाँ ढूंढेगा। ये तो समय का फेर है बिटिया। समय के पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। इस दुनिया में समय ही सबसे बलवान है। समय अच्छा तो सब कुछ अच्छा और यदि समय खराब तो किस्मत मेरी जैसी। कहकर सावित्री ने अपने आंसू पोंछ लिए। अब तक सावित्री के लिए पिज्जा बनकर आ गया और वह जल्दी जल्दी पिज्जा अपने मुंह में ठूंसने लगी। अरे अम्मा, आराम से स्वाद लेकर खाओ, और ये लो कुछ पैसे, फिर जब पिज्जा खाने का मन करे तो खा लेना, कहते हुए कुछ रुपए सावित्री के हाथों पर रख दिए। जुग जुग जियो बिटिया। सावित्री के मुंह से आशीर्वाद सुनकर मेरी भी आंखें भर आईं। कभी भी भिखारियों को पैसे न देने वाली मैं न जाने क्यों आज अपने उसूल तोड़कर खुश थी। पिज्जा खाने के बाद सावित्री के चेहरे पर सुकून देखकर मुझे कितनी आत्मसंतुष्टि मिली मैं शब्दों में व्यक्त नहीं करती। परंतु सूरज जैसे खुदगर्ज बेटे का विचार मेरे मन को बोझिल कर गया। इस बोझिल मन के साथ मैं अपनी ट्रेन पकड़ने प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ी।